Thermodynamics. So it is the only physical theory of universal content concerning which I am convinced that within the framework of applicability of its basic concepts, it will never be overthrown. काफ़ी खतरनाक बात बोल दी है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मतलब बेसिकली इसमें पूरे के पूरे लाइन में सिंपली यही कहा गया है कि ये जो भी फ्रेमवर्क आपके पूरे यूनिवर्स का है बेटा, ये कभी भी बदल नहीं सकता। ठीक है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा, जैसा है वैसे ही है। इसको कभी भी आप हटा नहीं पाओगे, इसको कभी मतलब कि गलत प्रूफ नहीं कर पाओगे। जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। फिजिकल थ्योरी जितनी भी सारी यूनिवर्सल कंटेंट की है, जो भी चल रही है, वो सारी की सारी अपने आप ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये कभी भी बदलने नहीं वाली। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल energy stored by molecules can be released as heat during chemical reaction when a fuel like methane, cooking gas or coal burns in air. आप जब भी वैसे इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चलो एक बार मैं बता दो। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में ये पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर है बेटा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिजिबिलिटी कि कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो कैसे होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, और जब हम इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे बेटा, तो इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे कि कोई रिएक्शन अगर होता है तो कब इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, हम वैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनिटी इसमें भी आएगी। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको यहाँ क्या बताया गया कि कोई भी आपकी जो ये फ्यूल है, मीथेन हो गया, ठीक है, जो आपकी कुकिंग गैस हो गई, इसको आप जब जलाते हो तो इससे बेसिकली क्या रिलीज होती है बेटा, हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट आपकी रिलीज हो रही है। द केमिकल एनर्जी में ऑल्सो बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। और जो ये हीट रिलीज होती है बेटा, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा आपका काम आती है मैकेनिकल वर्क करवाने के लिए। जैसे आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इंजन्स, जैसे आपके जितने भी पेट्रोल इंजन होती है, कार्नोट इंजन है, डीजल इंजन है, ये सारे आपके इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल, ठीक है, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी स्कूटी चल रही है, गाड़ी चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है ना आपका, ये सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट से चल रहा है। ठीक है, so when a fuel burns in an engine or to provide electrical energy through a galvanic cell like dry cell. ठीक है, आप जैसे देख सकते हो केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल। और आपको एक बात बता दूं कि ये हीट कहां से आया था बेटा, ये केमिकल से ही आया था। ये किससे आया था बेटा, केमिकल, सॉरी एरो उल्टा हो गया, केमिकल से हीट आया था, फिर हीट से क्या पाया हमने, मैकेनिकल पाया, फिर हमने केमिकल से इलेक्ट्रिकल पाया। तो ये सब चीजें, ये इसका तो आपका पूरा का पूरा स्टडी क्लास 12 में है। क्लास 12 में आप इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, so thus various forms of energy are interrelated and under certain conditions these may be transformed from one form to another form. सही बात है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी में बेस्ड है पूरा कंप्लीट। ठीक है, the study of these energy transformation from the subject matter of thermodynamics. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितने भी आपके एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं ना बेटा, ये सारे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े जाते हैं, ये सारे थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। और याद रखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपकी ये जो डेल एच है बेटा, डेल एच, ये डेल यू, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है बेटा, ये डेल एच का मतलब ही होता है एनर्जी चेंज। क्या होता है बेटा, ये इसका मतलब एनर्जी चेंज। ठीक है, एनर्जी का चेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी। सो the laws of thermodynamics deals with energy change of macroscopic system. macroscopic system बेटा, ठीक है, बड़े से बड़े सिस्टम जो कि अभी हम लोग जहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग अ लार्ज मॉलिक्यूल रादर देन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग अ फ्यू मॉलिक्यूल। तो मतलब हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात नहीं करने वाले बेटा, हम यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट हाउ एंड एट व्हाट रेट दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरिड आउट। यस, ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि ये रेट के साथ ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि कितना फास्ट हुआ, कितना स्लो हुआ। नहीं, वो आपको केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ने को मिलेगा। ये आप काइनेटिक्स से पढ़ते हो, ठीक है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स में आप सिर्फ इतना देख रहे हो बेटा, बट इट इज बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग द चेंज। मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा, वो कंजर्वेटिव टॉपिक है। क्या है बेटा, कंजर्वेटिव टॉपिक। जैसे आपके मम्मी पापा है ना कि कितने मार्क्स आए ये मैटर करता है, क्या पढ़ाई किया नहीं वो मैटर नहीं करता, कितने मार्क्स आए ये बताओ, तुमने रात भर पढ़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स आना चाहिए तुम्हारा। समझ रहे हो कि तुमने पढ़ाई ही नहीं किया, तुम्हारा मार्क्स आना चाहिए। तो ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऐसे ही है बेटा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन।
ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पे क्लियरली बता दिया गया है बेटा कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तभी अप्लाई हो सकता है बेटा जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पर हम लोग एकदम जो भी आपके ये रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग उसकी स्टेबल स्टेट में उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। यहां पे कभी ऐसा नहीं होने वाला कि रिएक्शन भाग रहा है और हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग इनिशियल से फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं। जब रिएक्शन भाग रहा है तो वो इनिशियल में भी नहीं है और फाइनल में भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे कभी भी उस कंडीशन में इसकी स्टडी नहीं करने वाले। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में बेटा आपके ये चीजें चेंज नहीं होती, ये चीजें फिक्स रहती हैं। चलिए, तो इसके बाद फिर आगे क्या बताया गया है। In this unit, we would like to answer some of the important questions through thermodynamics, like how do we determine the energy change involved in the chemical reaction process? Will it occur or not? मतलब कि energy कैसे बदलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। व्हाट ड्राइव्स द केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन को क्या चीज फोर्स करता है होने के लिए, ठीक है। और तीसरा, टू व्हाट एक्सटेंट डू अ केमिकल प्रोसेस प्रोसीड, यस एग्जैक्टली ना, फिजिबिलिटी। ये सारी की सारी तीनों की तीनों चीजें क्या बता रही है बेटा, ये फिजिबिलिटी के बारे में बात कर रही है। फिजिबिलिटी कि एक रिएक्शन, फिजिबिलिटी, ठीक है। तो एक रिएक्शन क्या होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना दूर तक जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो ये सब चीजें हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला टर्म जो आता है आपका सिस्टम और सराउंडिंग आता है बेटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि फिजिक्स में भी आपको ये चीज पढ़ने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है बेटा, A system in thermodynamics refers to that part of universe in which observation are made, ठीक है, जिसके ऊपर सारी ऑब्जर्वेशन करी जा रही है, जिसकी स्टडी करी जा रही है, जिसके ऊपर में रिएक्शन किया जा रहा है या जिससे रिएक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है या जिससे वर्क डन करवाया जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि यही बोला गया है आपको कि सिस्टम वो पार्ट है आपके यूनिवर्स का जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे। ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो बचा वो सारा क्या होगा बेटा, आपका सराउंडिंग होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम, मतलब कि सिस्टम को छोड़कर जो भी बचा वो सारा सराउंडिंग है। जैसे मान लीजिए कि अभी तुम इस क्लास में बैठे हो, अब तुम अपने बॉडी को फील कर सकते हो, है कि नहीं, है ना। पंखा चल रहा है, तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ है, बेंच है, मैं हूं, ये स्मार्ट बोर्ड या आपका रूम, वो सब सराउंडिंग है। आप केवल खुद के लिए क्या हो, सिस्टम हो। जैसे मैं खुद के लिए एक सिस्टम हूं, मैं एक सिस्टम हो, ठीक है, और मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं तो मेरे बॉडी से एनर्जी निकल रही है, आप लोग सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एनर्जी मिल रही है, आप भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए आप जब यहाँ पे बैठ के दिमाग खर्च कर रहे हो ना कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है यार, है ना, सुन लेते इसकी बात, तो ये चीज, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स, ठीक है। ये दोनों मिलके हमेशा यूनिवर्स कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा ऐसे ही बनता है। तो यूनिवर्स हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग से बना हुआ है, या कभी सिस्टम एनर्जी दे रहा है सराउंडिंग को, या तो सराउंडिंग से कभी एनर्जी सिस्टम को लिया जा रहा है ना, दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा बेटा कि यहां पे वर्क डन जो है बेटा, आप सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हो या सिस्टम से वर्क डन करवा भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, the entire universe other than the system is not affected by the change taking place in the system. Yes, याद रखिएगा कि अगर मैं कोई चेंज आपके सिस्टम में लेके आ रहा हूं तो सराउंडिंग में कोई बदलाव नहीं आने वाला। सराउंडिंग जो है बेटा, सराउंडिंग एक तरह से एक सिंक है। जैसे मान लीजिए कि सिंक में अगर जितना पानी गिरा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पानी वहां बह के निकल जाएगा उससे, सही बात है कि नहीं। उसी तरह से मान लीजिए वही पानी अगर मैं एक बर्तन में ले लूं तो बर्तन में पानी भर जाता है, उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होने लग जाती है, तो बर्तन क्या था, सिस्टम था, ठीक है। जबकि सिंक में आपने पानी गिरा दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो पानी रोकने तो नहीं वाला, वो तो निकल गया सारा पानी, है कि नहीं। तो इसी तरह से याद रखिएगा बेटा कि आपका जो सराउंडिंग होता है वो सिंक की तरह काम करता है। किसकी तरह, सिंक की तरह। ये एक सिंक है। देयरफॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस द सराउंडिंग्स आर दैट पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग यूनिवर्स दैट कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम। ये इंटरैक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ, बट कभी भी इसमें कोई चेंज आएगा इसके ऊपर प्लीज, है ना, भरोसा मत करना, ये चेंज नहीं ला सकता। यूजुअली द रीजन
ऑफ स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूट इट सराउंडिंग। मतलब जनरली अगर देखें बेटा तो सिस्टम के आसपास में जो होता है बेटा वो आपका यहां पर सराउंडिंग कहलाता है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, हमने ए और बी के बीच में आपका रिएक्शन स्टडी किया, तो आप देख सकते हो केप्ट इन द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम एंड द रूम वेयर द बीकर इज केप्ट इज द सराउंडिंग। सिंपल सी बात कही गई है ना कि जो बीकर है बेटा जिसमें कि आपका ये मिक्सचर है बेटा वो आपका सिस्टम है और इसके आसपास क्या है बेटा वो सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जैसे मान लीजिए आपने एक चाय की कप ले ली, गरम गरम, ठीक है, गरम गरम चाय की कप ले लिया आपने, है ना। तो यहां पे मान लीजिए इसमें आपने चाय भर के रखी है ना। तो इसमें से आप देख सकते हो कि क्या बाहर निकलेगी बेटा, एनर्जी और मास जो है बेटा आपका बाहर निकलेगा, ठीक है ना। सही बात है, एनर्जी भी निकलेगी क्योंकि गर्म है तो हीट बाहर निकलता रहेगा, और अब मास किस फॉर्म में, भाप के फॉर्म में, क्योंकि उसमें से निकलता रहता है, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहां पर हुआ क्या कि आप देख पाए कि इसने एनर्जी रिलीज कर दी। तो यहां पे सराउंडिंग जो है बेटा, सराउंडिंग ये आपका एनर्जी सिस्टम से ले रहा है, ठीक है, सिस्टम से उसने एनर्जी यहां पे ले ली। बट यहां पे सराउंडिंग में कोई चेंज आया, हमने कहा कि अब सराउंडिंग बहुत गर्म हो गया है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ चाय ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ा है। तो सराउंडिंग को कभी भी आप क्या नहीं कर सकते बेटा, किसी भी चीज से इफेक्ट में नहीं ला सकते। चलिए, नोट दैट द सिस्टम मे बी डिफाइंड और फिजिकल मे बी डिफाइंड सॉरी, ठीक है। Note that the system may be defined by physical boundaries like beaker or test tube, or the system may simply be defined by a set of Cartesian coordinates specifying a particular volume in space, and it is necessary to think of the system as separated from the surrounding by some sort of wall which may be real और इमेजिनरी, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे अभी आप अपने आप को ही ले लो, अभी आप एक सिस्टम हो, ठीक है। आप अभी जितने भी हम लोग हैं या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे अपने आसपास देख पा रहे हैं ये सारे क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। क्या आप इससे किसी दीवार से सेपरेट हो कि ये इमेजिनरी है नहीं? हम इमेजिनरी वॉल से घिरे हुए हैं ना। हमारी बॉडी जो है बेटा ये हमारी खुद की सिस्टम है। अब मैं वंस को एक्सेस कर सकता हूं, है ना, मैं छू सकता हूं उसको, मैं आप लोगों को भी है ना टच कर सकता हूं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में कोई दीवार है, बट फिर भी हम लोग सेपरेटेड हैं, हमारी बॉडी सेपरेटेड है। मैं इस स्मार्ट बोर्ड को छू सकता हूँ, आप अपनी किताब को छू सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक दीवार के अंदर बंद हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया बेटा कि जो भी आपके वॉल्स है ना बेटा वो इमेजिनरी भी हो सकता है और वो रियल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपकी ऐसी बॉडीज है जो इमीडिएट एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए रियल वॉल का लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि गर्म पानी को अगर आप थर्मस में डालते हो तो थर्मस का जो दीवार है वो रियल दीवार है, ठीक है ना। बट हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे है तो हमें कवर किसी एक दीवार से नहीं किया जाएगा। आपने कभी देखा है कि हाँ डेड बॉडी तक को भी हम कपड़े से ही लपटते हैं ना, है कि नहीं, है कि नहीं। हमने कौन से आदमी को ऐसा मतलब डाल दिया है ग्लास के अंदर में, ऐसा तो देखा नहीं होगा आपने कभी, है कि नहीं। बट याद रखिए बेटा जो बॉडी एनर्जी का एक्सचेंज बहुत ही धीरे धीरे करता है बेटा उसको नॉर्मली हम लोग इमेजिनरी वॉल के आसपास कवर करके रख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए बेटा, द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। और ये बाउंड्री बेटा आपकी दो तरह की है, इमेजिनरी और रियल बाउंड्री। बट हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जनरली रियल बाउंड्री के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज डिजाइन टू अलाउ अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ मैटर एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये हमें हेल्प करता है बेटा एनर्जी को ट्रैक करने के लिए कि वो अंदर आया या बाहर गया, ठीक है बेटा, ठीक है। इसीलिए हमें याद रखना पड़ेगा बेटा कि हमारे जितने भी ये बाउंड्रीज होते हैं ना बेटा ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज भी होती हैं। अगर ये रियल बाउंड्री है तो ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होती हैं। तो मैं बता दूं बेटा कि रियल बाउंड्रीज में, रियल आपके बाउंड्री में कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग ये दोनों के दोनों आपके आएंगे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा सिस्टम कितने तरह के होते हैं बेटा। तो सिस्टम आपके यहाँ पे दो तरह के बताए गए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज में भी आपके आइसोलेटेड सिस्टम भी रहता है, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा, इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जांपल of an open system. Here the boundary is an imaginary surface enclosing the beaker and reactant ना। आप देखिए बेटा यहाँ पे ना
जो भी आपकी एक्सचेंज हो पा रही है बेटा, ये अब अगर एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे बाउंड्री का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि तो आराम से एक्सचेंज कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे यही बोल देंगे बेटा ये क्या है बेटा, ये आपकी रियल बाउंड्री नहीं है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ये एनर्जी और आपके मैटर को एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा अगला क्लोज सिस्टम क्या होता है बेटा, इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल मतलब कि यहाँ पे मैटर का तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा बेटा, बट यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज जरूर होगा। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन द क्लोज वेसल मेड अ कंडक्टिंग मटेरियल, ये आपके कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, इसीलिए मैटर को तो बाहर निकलने ये नहीं दे रहा, बट ये आपके एनर्जी को बाहर अंदर करने ये दे रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कॉपर का हो गया, स्टील का बर्तन आपने ले लिया, ठीक है, आपने कोई ये सब आपके क्लोज सिस्टम के एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक और सिस्टम होना चाहिए जो कि होता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में बेटा ये कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी चीज, ठीक है, ना एनर्जी ना आपका मैटर। तो यहाँ पे वही लिखा है बेटा इन एन एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ जी बोलिए, 10 बजे के बाद। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। हाँ जी, मटका आपका ओपन का होता है, मटके में आपकी एनर्जी का एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ, बट अगर आप उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, हाँ पानी भी निकलता है उससे, और इसमें एरेशन भी तो होता रहता है ना। आपने वो 9th क्लास में पढ़ा था ना, इवापोरेशन भी उसमें पॉसिबल हो पाता है, तो इसलिए वो आपको ओपन सिस्टम ही होगा। हाँ वो आपके इमेजिनरी वॉल्स है, क्योंकि देखो कोई भी वॉल्स आपका अगर मास और एनर्जी दोनों को अगर एक्सचेंज कर रहा है तो वो इमेजिनरी वॉल्स ही होगा थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इमेजिनरी तो नहीं है है कि नहीं। चलिए, तो आइसोलेटेड सिस्टम में, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, थर्मोस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आप प्लीज यहाँ पे समझेंगे बेटा, थर्मोस फ्लास्क आपने देखा ही होगा, घर में होगा ही है ना, मिल्टन की वो जो आती है बॉटल आती है कि नहीं, हर आपके डिफेंस लाइन वाले जितने भी लोग होते हैं सब घर में होता ही है ये चीज़, ठीक है। तो ये पापा लोग नहीं लेके जा रहे होते हैं, ये कभी हिल में जा रहे हैं तो है ना लेके जाओ, तो ये चीज़ है। तो थर्मोस फ्लास्क बेटा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहले आप लोगों ने देखा कुछ ऐसा शेप का आता था, बताइए, ये पापा लोग अपने गले में लगा लेते थे ना, ऐसे बॉक्सी टाइप का आता था, एंड एक्चुअली मैं बताऊँ ये ज़्यादा बेटर था, पता है, ये ज़्यादा बेटर था, ऐसे है ना गले में ऐसे डाल लेते थे, और ये वॉल्यूम, हाँ एग्जैक्टली, इसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा थी ना, इसमें मतलब हम लोग 2 लीटर 3 लीटर डाल सकते थे, बट अभी जो आता है वो पतला सा, हाँ दिखने में अच्छा लगता है पर कम जाता है उसमें, नहीं। और ये इवन मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर तक उसको गर्म रख सकता था, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स थे बेटा, आप कभी इमेजिन करो, ये प्लास्टिक के वॉल्स थे, अंदर से तो अच्छे से वो लाइनिंग थी, और प्लास्टिक के होने के कारण ना बेटा ये बहुत अच्छा इंसुलेटर था, तो ये हीट को रेडिएट नहीं करता था। बट जो आपका आजकल आता है वो स्टील का आता है बाहर से, ठीक है, अंदर में तो इंसुलेशन सही रहती है, बट बाहर के स्टील वाले के कारण होता क्या है कि थोड़ा सा फिर भी जो एनर्जी रेडिएट आउट हो ही जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे बेसिकली स्टील बाहर से क्यों लगाया गया, ड्यू टू जस्ट टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। अब ये उतना ड्यूरेबल नहीं था, वो काफी ड्यूरेबल था, ठीक है। तो काफी पाकिस्तानियों ने भी इससे मार खाई होगी। चलिए, सो फॉर एनी अदर फ्लास्क इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे बेटा, स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करेंगे बेटा, और यहाँ पे मैं बता दूं कि स्टेट ऑफ सिस्टम इसलिए पढ़ाया जाता है आपको थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स काफी कंजर्वेटिव टॉपिक है। क्या है बेटा, कंजर्वेटिव, क्योंकि यहाँ पे ना बेटा ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए सिस्टम का स्टेट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट एक बार इनिशियल में होता है और एक बार फाइनल में होता है, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जानना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू make any useful calculation by specifying quantitatively each of the properties such as its pressure, volume and temperature, ठीक है, as well as the composition of the system। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे 3 चीजें बता दी गई हैं आपको बेटा, 3 चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके किसी भी सिस्टम की होती है, और ये 3 प्रॉपर्टीज आपके सिस्टम को कंप्लीटली क्या करती है बेटा, डिफाइन करती है। और साथ ही साथ बेटा ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम बताया गया है, इसमें आपका आएगा वोलेटाइल है आपका कॉम्पोजिशन,
या नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि ये रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, कैसा है। तो ये चार चीजें आपकी यहां पर किसी भी सिस्टम को डिफाइन करती हैं। और मोस्टली हम केमिस्ट्री में जब भी पढ़ाई करते हैं बेटा तो नॉन वोलेटाइल का पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल नॉर्मली जैसे रिएक्शन करते हैं वैसे रिएक्शन नहीं करता, इसलिए नॉन वोलेटाइल का आपका हमेशा जो है बेटा रिएक्शन हम पढ़ते हैं। वी नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट्स बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, ठीक है, मतलब कि इसको बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, हम एकदम मिड में क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे, को इसके बीच में क्या चल रहा है। You would recall from your physics course that the state of a system in mechanics is completely specified at a given instant of time. Yes, exactly. एक given instant of time में जैसे बोल देते ना कि इतने टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी बताओ, तो ये instant of time में आ गया। थ्रू आउट द कोर्स क्या है हमें मतलब नहीं उसका, इवन हम थ्रू आउट द कोर्स का एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या थी, तो एवरेज स्पीड से क्या पता चल गया बेटा स्टार्टिंग में शायद ये स्पीड थी और एंड में भी यही स्पीड थी, मतलब कि पूरे थ्रू आउट द कोर्स इसकी ये स्पीड थी। आप लोग खुद सोचिए ना, आप लोग का मार्क्स का परसेंटाइल या परसेंटेज निकालते हो आप लोग, है ना, कि परसेंटेज कितना है, तो ये भी आपके फाइनल कंडीशन को डिफाइन करता है कि फाइनल कंडीशन में इस बच्चे का 85% आया, इस बच्चे का 95% आया, इस बच्चे का 30% आया, जो भी है, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये बेसिकली आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहां पे वही कहा गया, एंड बाय द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास पॉइंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम ये भी ना पोजीशन और वेलोसिटी की बात करते हैं कि एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितनी क्या पोजीशन थी, क्या वेलोसिटी थी, तो ये बेसिकली कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। सो इन थर्मोडायनेमिक्स a different and much simpler concept of the state of system is introduced, और थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा आप जब पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में निकालने की कोशिश करते हो तो यहां पे लग जाता है बेटा डिफरेंशिएशन, मतलब कि कैलकुलस लग जाता है। बट मैं आपको बता दूं बेटा कि आपके थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। देखिए इट डज नॉट नीड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल because we deal with average measurable properties of the system। तो average measurable property में क्या क्या आ गया था बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम लोग एवरेज आउट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि we specify the state of the system by state functions और state variables। और state variables में अभी आपको दिखाया गया है कि ये सारे आपके state variables हैं जो कि बदल सकते हैं समय के हिसाब से, ठीक है। प्रेशर बदला जा सकता है, टेम्परेचर बदला जा सकता है, वॉल्यूम भी बदला जा सकता है, ठीक है। आपने पानी बढ़ा दिया या पानी घटा दिया, चलिए द स्टेट, तो यहां पे फिर क्या बोला गया बेटा कि यहां पे अब स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल आया बेटा। अब इसको मैं डिफाइन करूंगा, यहां पे देखिए क्या आ रहा है, द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ गैस बाय कोटिंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, आप देख सकते हो। और अमाउंट में जो बोला गया था वही था बेटा कॉम्पोजिशन, कि कितने अमाउंट में है, ये मोल्स आपका होता है ये बेटा। और वेरिएबल लाइक पी वी टी आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, इन्हीं को हम लोग स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन कहते हैं बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है ये, बट उतना ज्यादा नहीं जितना ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे करता है, ठीक है। देखिए बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड, मतलब कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होते। इसीलिए ये हमेशा इनिशियली क्या प्रेशर था, फाइनली क्या प्रेशर है, इसके ऊपर में हम यहाँ पे मतलब कि इसकी स्टडी ऐसे चलती है। इसलिए ये हमें एवरेज निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है, कि इनिशियली अगर प्रेशर मान लीजिए 10 बार का था, फाइनली हमारा प्रेशर 20 बार का है, तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 15 बार आपका क्या है, एवरेज आउट एक कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये एवरेज निकालना हमारे लिए बड़ा आसान रहता है इसमें, इसीलिए हम यहां पर करते क्या है बेटा कि हम यहां पर इस चीज को यूज करते हैं आपके किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को पता लगाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे बोला गया इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, मतलब कि यहां पे कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी यहां पे डिफाइन करनी है, आप केवल इन प्रॉपर्टी से भी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट का पता लगा सकते हो। और यहां पे एज ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी वेरीड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है बेटा जो कि आपके
इंडिपेंडेंट होती है पाथ के. दिस नंबर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम. ये नेचर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा. वंस दीज मिनिमम नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, अदर ऑटोमेटिकली हैव डेफिनेट वैल्यूज. ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास ये वंस दीज मिनिमम नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिसमें कि आपकी क्या क्या आ रही थी बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर हम इसको डिफाइन कर देते हैं बेटा तो उसके बाद बाकी अपने आप ही डिफाइन हो जाते हैं. ठीक है, सो द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग कैन नेवर बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड. फॉर्चुनेटली इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो. तो यहां पे यही कहा गया है किसी भी सिस्टम, किसी भी सराउंडिंग का या किसी भी सिस्टम का, ठीक है, यहां पे बेसिकली सराउंडिंग की बात करी गई है, कैन नेवर बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड. तो हम किसी भी सराउंडिंग का जो स्टेट है कभी डिफाइन नहीं कर सकते, और हमें वो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा, आपकी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं. तो हम कभी भी सराउंडिंग के ऊपर में बात ही करेंगे ही नहीं. ठीक है, तो हम हमेशा सिस्टम की बात करेंगे. सराउंडिंग कहां से एनर्जी लाया हमें मतलब नहीं है, सराउंडिंग को एनर्जी दिया गया तो सराउंडिंग ने उस एनर्जी का क्या किया हमें मतलब नहीं है. हमें सिर्फ एक ही चीज जानना है बेटा कि सिस्टम के साथ क्या हुआ. सिस्टम के ऊपर एनर्जी दी गई थी तो वह एनर्जी किस तरह से यूज हुई, कितना वर्क डन हुआ, ये सब चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे. चलिए, तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन. तो अब हम यहां पे स्टेट वेरिएबल में एक और चीज ऐड कर देंगे बेटा, और वो है आपकी यू. यू का मतलब होता है बेटा इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की बारे में बात करेंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, वी नीड टू इंट्रोड्यूस, हमें यहां पर इंटरनल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है. अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी. ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, हमने क्या बोला, ऐसी क्वांटिटी जो कि आपके टोटल एनर्जी को क्या करता है बेटा, सिस्टम के डिफाइन करता है. इट मे बी केमिकल, ये केमिकल हो सकता है, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, इट मे बी मैकेनिकल, और इट मे बी ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी. कुछ भी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, जो भी है, काइनेटिक मैकेनिकल के अंदर ही आ गई. यू मे थिंक ऑफ द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपका कहलाता है बेटा इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इंटरनल एनर्जी. जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक गैसेस सिस्टम है, ठीक है बेटा, गैसेस सिस्टम है. गैसेस सिस्टम में हुआ क्या बेटा कि मेरे पास यहाँ पे जो गैसेस है बेटा वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन पे, कोई भाग रहा है इधर से इधर, कोई भाग रहा है इधर से इधर, है ना, ये इधर से उधर भाग रहा है. तो मतलब इसके पास ऑलरेडी क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, अब मैंने इसको हीट दे दिया. क्या दे दिया बेटा, मैंने इसको हीट दे दिया, मतलब मैंने इसको क्यू दे दिया. ठीक है, मैं जब इसको हीट दूंगा बेटा तो ये आपका एक और एनर्जी इसमें ऐड हो गया बेटा, हीट एनर्जी. ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी या और एक्सपैंड करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि हम जो भी आपकी इन सब का जो सम है बेटा, जो टोटल एनर्जी का सम निकल के आ गया बेटा, वो क्या आएगा बेटा, यू. तो मतलब कि किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का बेटा जो टोटल सम ऑफ एनर्जी होता है बेटा, वो कौन सा एनर्जी होता है बेटा, वो इंटरनल एनर्जी. और याद रखिएगा बेटा ये एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, उस बॉडी के अंदर में जो एनर्जी है हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑफ द सिस्टम विच मे चेंज. अब ये कब कब चेंज होता है बेटा, देखिए बेटा, तो ये आपके तीन कंडीशन में बदलता है. सबसे पहला, जब आप उसको हीट देंगे, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम. जब आप हीट उसको दे रहे हो, हीट उससे निकाल रहे हो, तो तब उसकी आपकी क्या चेंज हो जाती है बेटा, उसकी इंटरनल एनर्जी बदल जाती है. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम, है ना. तो याद रखिए बेटा कि अगर आप वर्क डन कर देते हो सिस्टम के ऊपर या सिस्टम से वर्क डन करवा लेते हो बेटा, तो तब भी आपका जो ये मतलब इंटरनल एनर्जी है वो बदल जाता है. और साथ ही साथ मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, मतलब कि कोई भी मास जो है बेटा या फिर कोई भी आपकी जो मैटर है बेटा, अगर सिस्टम में हमने बढ़ा दिया या उसका घटा दिया, तब भी इंटरनल एनर्जी इसका बदल जाता है. सो दीज सिस्टम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली एज यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन सेक्शन 5.12. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक करके समझते हैं कि कैसे कैसे आपका जो है बेटा ये जो इंटरनल एनर्जी है वो बदलता है. ठीक है, अब हम वर्क से शुरू करेंगे बेटा. ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है बेटा, इसको अगर आप समझ गए तो फिर उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन समझ पाओगे. ठीक है, चलिए देखिए अब वर्क कैसे, वर्क डन कैसे आपके इंटरनल एनर्जी को बदलता है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस फर्स्ट examine a change in internal energy by doing work. तो अब यहाँ पे वर्क से करेंगे. ठीक है, वर्क से. So we take a system containing some quantity of water in a thermos flask or in an insulated beaker. आपने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, एक थर्मोस फ्लास्क में ले लिया या फिर कोई भी एक इंसुलेटेड बीकर में यहाँ पे डाल दिया. दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो मतलब कि हम यहां पे देखिए बेटा एक चीज कर रहे हैं, अगर मैं वर्क डन से कर रहा हूं तो मैं यहां पर हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ प्योरली वर्क डन करना है. ठीक है, मैं सिर्फ वर्क डन से ही करूंगा ये. सो दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री, एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज अ एडियाबैटिक सिस्टम. हम इसको क्या बोलते हैं बेटा,
एडियाबैटिक मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमने आपकी एनर्जी के एक्सचेंज को रोक दिया है, हीट अब अंदर या बाहर नहीं हो सकता, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं. द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ सच अ सिस्टम मे बी चेंज विल बी कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस. तो हम लोग यहां पे ना जो भी इसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बदलेंगे बेटा, तो वहां पर या फिर उसके स्टेट को अगर बदलेंगे बेटा, तो याद रखिएगा बेटा हम ऐसे चेंज को क्या बोल देंगे बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस बोल देंगे. तो मैं फिर से बता दूं बेटा कि हमने एक ऐसी बाउंड्री रेडी करी है बेटा जिसमें कि हम हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन को या फिर ऐसे बाउंड्री को हम लोग एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं. और साथ ही साथ जब हम इसके अंदर में कोई भी आपका एनर्जी का चेंज लाएंगे, तो उस एनर्जी के चेंज को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे या एडियाबैटिक चेंज बोल देंगे. ठीक है, चलिए अब समझते हैं बेटा. एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो यहां पे बेसिकली ना एडियाबैटिक हमेशा हीट को खत्म करता है, हीट को होने नहीं देगा चेंज. और हमें क्यों जरूरत पड़ गई बेटा हीट को ना चेंज करने की, तो मैं फिर से बता दूं बेटा कि यहां पर तीन कंडीशन में आपके इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा था, हीट देकर या लेकर या वर्क करके या उसे करवा के. ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा मैं अभी सेकंड वाला जो पॉइंट है बेटा इसको कवर कर रहा हूं, वर्क डन करवा के, बाद में हीट से भी करूंगा. ठीक है, अभी आगे देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है. तो आगे ये बोला गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. हियर द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड द एडियाबैटिक वॉल. इसको हम लोग कौन सा वॉल कहते हैं बेटा, एडियाबैटिक वॉल. तो ये आपकी एडियाबैटिक वॉल है जो कि यहाँ पे किसी भी हीट को देख रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 है क्योंकि Q आपके हीट का सिंबल होता है और हीट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा. तो हमने क्या किया बेटा, लेट अस ब्रिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट. तो हमने कहा कि चलो कुछ वर्क करते हैं क्योंकि हमें इसकी एनर्जी चेंज करनी है, हमें इसकी इंटरनल एनर्जी को बदलना पड़ेगा. सो लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज स्टेट ए. तो हमने कहा क्या बेटा, उसको स्टेट ए कह दिया जिसमें कि शुरुआत में हमने कोई भी इसमें वर्क डन नहीं किया था, कोई भी चेंज नहीं है. बहुत बढ़िया है ना. और टेम्परेचर भी आपका क्या है बेटा, टी है. इस समय हमारे टेम्परेचर टी है. लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट ए बी कॉल्ड यूए. क्या बोलेंगे हम इसको बेटा, यूए बोल दिया. वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन द टू डिफरेंट वेज. अब हम यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ये चीज. ठीक है, देखिए कैसे कैसे होगा ये. तो यहां पे क्या किया आपने बेटा, ये देखिए वन वे वी डू सम मैकेनिकल वर्क से 1 किलो जूल बाय रोटेटिंग अ स्मॉल पेडल्स एंड देयर बाय चर्निंग वाटर. मतलब कि हमने क्या किया बेटा, हमने एक ऐसा सिस्टम रेडी कर दिया जिसमें कि ये है तो एडियाबैटिक. ठीक है, ये है तो एडियाबैटिक, इसके अंदर में हमने लिक्विड भी भर दिया. ठीक है, और हमने क्या किया बेटा, इधर पे एक छेद बनाया और यहां से ना हमने क्या किया, हमने एक ना इंसुलेटेड एक चर्नर डाल दिया यहाँ पे, फ्लैप्स में लगे हुए, जैसे मम्मी वो लोग नहीं करते, वो मक्खन वक्खन बनाने के लिए इसे घुमाती है, वैसे एग्जैक्टली ना. और हमने क्या किया बेटा, हमने ना इसको ना रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, घुमाना स्टार्ट कर दिया. जब आप इसको घुमाएं तो क्या हुआ बेटा, इसके अंदर का पानी भी हिलने लगा, पानी हिलने लगा. अब पानी हिलने लगा तो पानी के पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी आ गई तो पानी में जब कोई भी बॉडी काइनेटिक एनर्जी अगर गेन करती है तो उसमें हीट आती है कि नहीं. तो ये अब गर्म होने लगा. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पेडल्स एंड देयर बाय चर्निंग वाटर लेट द न्यू स्टेट बी कॉल्ड द बी. अब हम यहां पे जब आप घुमाने लगे ना आप बेटा, तो उस स्टेट को आपने कहा बी स्टेट एंड इट्स टेम्परेचर एज टीबी. और आपने उसके टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, टीबी टेम्परेचर बोल दिया. इट इज फाउंड दैट टीबी इज ग्रेटर देन टीए. अब ऐसा सर क्यों, तो मैंने क्या कहा बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट बी जो है बेटा वो ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी एट किससे बेटा, ए के मुकाबले. तो इसीलिए इसकी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी बेटा, टेम्परेचर भी आपकी ज्यादा हो जाएगी. सो यहां पे वही कहा गया, सो द चेंज इन टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी है. बहुत बढ़िया. एंड लेट द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट बी बी यूबी. तो हमने कह दिया बेटा क्या, कि इसकी कंडीशन यूबी ले ली हमने. एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी बेटा, डेल यू इक्वल्स टू यूबी माइनस यू है, जो कि क्लियरली आप देख सकते हो बेटा वो किसके कारण से आया बेटा, आपके टीबी माइनस टी के कारण आया. और ये टीबी माइनस टी किसके कारण आया बेटा, वर्क डन के कारण है ना. आपने जो भी वर्क किया बेटा उसने यहां पर क्लियरली डिफाइन कर दिया कि आप वर्क डन करके भी बॉडी के ऊपर में इंटरनल एनर्जी का चेंज ला सकते हो. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब इन्होंने फिर सेकंड तरीका बताया क्या है बेटा, अब सेकंड वे we now do an equal amount 1 kilojoule electrical work with the help of an immersion rod and note down the temperature change. अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, अब सारी सिस्टम बदल दी इन्होंने, है ना. सिस्टम बदल के ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अब इन्होंने ना रॉड डाल दी है. अभी भी एडियाबैटिक वॉल ही है. ठीक है बेटा, अभी भी हमारे पास एडियाबैटिक वॉल ही है.
सिस्टम सब कुछ सेम है, बंद वैसे ही सब कुछ है, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, दो रॉड डाल दिए ऊपर से, ठीक है, दो इलेक्ट्रिकल रॉड डाल दिए, बैटरी लगा दी इसमें, क्या लगा दी बेटा, बैटरी लगा दी, और बैटरी लगा के इसके अंदर में एक और रॉड डाल दिया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी दूसरा रॉड आपका लगा दिया गया, ठीक है। अब इन्होंने बिजली चालू कर दी, इधर से भी बंद है, इसके अंदर में बेटा आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, बिजली को चालू कर दिया। अब बिजली चालू करती क्या, बिजली यहाँ पे जाने लगी, जैसे ही यहाँ पे आया, अब क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पे आता तो यहाँ पे आते डिसोसिएशन होने लग जाता है ना, यहाँ पे जो आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने लगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगी बेटा, इसी कॉम्पोजिशन को बदल देगा। जब इसी कॉम्पोजिशन को बदल देगा तो यहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन चालू हो गया, तो जिससे होगा क्या बेटा, यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो मतलब कि इनिशियली जब हमने रॉड नहीं डाला था तो टीए था, और जब हमने रॉड डाल के किया तो क्या बन गया, टीवी बन गया। तो इससे हम क्लियरली समझ चाहते हैं बेटा कि हाँ, तो मतलब सर ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क करके भी क्या कर सकते हैं बेटा, टेम्परेचर बदल सकते हैं, और टेम्परेचर के बदलने से क्या बदल जाता है बेटा, आपका इंटरनल एनर्जी बदल जाता है। तो हमने यहाँ पे दो वर्क डन किया, मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क आपका फर्स्ट वे था और इलेक्ट्रिकल वर्क आपका सेकंड वे है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिए। इनफैक्ट द एक्सपेरिमेंट इन द अबव मैनर वेर डन बाय द जेपी जूल, ये आपके जेम्स प्रेस्कॉट जूल है बेटा, ये बहुत मतलब कि आपके वेल्दी फार्मर थे, ठीक है, और एक तरह से मैं बताऊं तो इनका बहुत बड़ा डेयरी फार्म था, बहुत बड़ा, ठीक है। एंड ही वाज द वन जिसने सबसे पहले पैस्चराइजेशन नहीं, ये चर्निंग वगैरह नहीं बोलते बेटा, ये सब तो मतलब इनके नाम पे है। वैसे हम तो जानते हैं कि हमारे तो इंडिया में सदियों से चलते हुए आ रहा है ना ये चीज़, ठीक है, बट फिर भी अब इनके नाम पे है तो ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्होंने मतलब सबसे पहले एनर्जी का चेंज और सब कुछ ये सब डिफाइन किया, तो इसलिए इनके नाम पे ही जूल जो है वो पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। सो बिटवीन 1840 to 50 एंड ही वॉज एबल टू शो दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, नो मैटर हाउ इट वॉज डन, produce the same change of system as measured by the change in the temperature of the system। तो यहां पे उन्होंने यही कहा बेटा कि जब जब आप कोई भी एनर्जी या वर्क डन आपके सिस्टम के ऊपर करते हो या देते हो बेटा, तो उससे हमेशा सबसे पहला चेंज किसका आता है बेटा, टेम्परेचर का आता है। और ये टेम्परेचर का चेंज ही आपका हमेशा किसको डिफाइन करता है बेटा, ये आपके इंटरनल एनर्जी के चेंज को डिफाइन करता है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को थर्मोडायनेमिक्स में डाला गया, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हर बार आप देख रहे हो जब भी वर्क डन कर रहे हो, यस यस यस, हाँ एग्जैक्टली, सराउंडिंग में अगर चेंज हो रहा है तो सिस्टम में फर्क पड़ता है, क्योंकि सिस्टम क्या करता है बेटा, सिस्टम हमेशा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। मैं समझाता हूँ, देखिए ना, ऐसा मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है बेटा, कोई एक बॉडी है जो कि आपकी रखी गई है नॉर्मली, ठीक है, हमने कोई भी एक बॉडी यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसके आसपास जो है बेटा, अब ये बॉडी की टेम्परेचर आपकी 25 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग की भी 25 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है बेटा। बट आपने क्या कर दिया बेटा, अब इसको 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। तो ये गर्म धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। तो मतलब बेसिकली हमारा जो सिस्टम है ना बेटा, वो हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है आपके सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सराउंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितना है, क्या है, ये कितना है, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि सराउंडिंग का काम यही है बेटा, या तो एनर्जी लेना है उससे या तो एनर्जी देना है उसको। सराउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी आप यहाँ पर हो तो यहाँ पे नॉर्मल सा वेदर है, दिख रहा है ना, बट अगर आप अभी दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली में एक्सट्रीम वेदर होगा शायद, ठीक है। अगर आप कहीं और चले जाओ तो थार डेजर्ट में चले जाओ, वहाँ पे शायद एक्सट्रीम आपका है ना, आप चाहे आप चले जाओ कहीं और, तो मतलब हिमालय में चले जाओ तो वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर चल रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, सराउंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ जो है सिस्टम उस पर असर पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। पहाड़ वहाड़ खड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठंडा हो गर्मी हो कुछ होने वाला है क्या, पत्थर वत्थर ऐसे पड़े हुए हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द ओनली चेंज विल बी अफेक्टेड टू द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जो भी आपका चेंज होगा बेटा, वही यहाँ पर अफेक्टेड मतलब इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पर बेटा हमने एडियाबैटिक वॉल ले लिया था ना, अब एडियाबैटिक वॉल से तो हीट का ट्रांसफर बंद कर दिया ना हमने। अब हीट का ट्रांसफर अगर नहीं होगा तो फिर हम कैसे बोल देंगे वर्क डन हो रहा है ना, हमने सराउंडिंग से मतलब कि हीट बंद ही कर दिया, मतलब हमने कहा कि कोई हीट जाएगा ही नहीं अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे सिचुएशन में आपने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में बैठे, तो आपको ओपन सिस्टम लेना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, वो इंटरैक्ट कर पाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरैक्शन बंद है, इवन क्लोज्ड में भी है इंटरैक्शन, आइसोलेटेड में एडियाबैटिक में इंटरैक्शन कंप्लीटली बंद है। हाँ जी, हाँ फ्रीजर में रख दिया आपने है ना, फ्रीजर में रख दिया तो फ्रीजर के साथ वो उसी टेम्परेचर में बैठ जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी आप एक बॉटल लाए, ठीक है, पानी का बॉटल लाए, दैट वाज इन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको आपने फ्रीज में डाल दिया, वो ओपन सिस्टम है, वो ओपन सिस्टम है ना, फ्रिज में जो टेम्परेचर का वो एब्जॉर्ब कर लेगा।
और वो आपका गर्म से ठंडा हो जाएगा। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। आप जनरली देखना आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल में ना मतलब कि बहुत ही कम आपको मिलेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चीज़ आपको दिख रही है। जैसे आप कहते हो ना कि सर हमारा अर्थ भी, ये अर्थ जो है आइसोलेटेड नहीं है, ये यूनिवर्स आइसोलेटेड नहीं है, ये भाग ही रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है ना। अगर एक्सपैंड कर रहा है तो आइसोलेटेड कैसे हुआ ये बढ़ ही रहा है ना, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी इसको मिल रही है, तभी तो ये फैल रहा है। क्योंकि कोई भी बॉडी फैलता तभी है जब एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलने से फैल रहा है। तो मतलब कि अभी भी हमारे यूनिवर्स में एक्सपैंड ही हो रहा है कि नहीं। हमारे ये श्रीमद् भागवतम के पुराण में लिखा हुआ है कि अभी जो हमारे गर्भोदक्षाय विष्णु है सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो ये एक्सपैंड कर रहा है धीरे धीरे, है ना, करते जा रहे हैं। और जैसे सांस अंदर खींचेंगे फिर ब्लैक होल बन जाएगा, फिर सब कुछ अंदर वापस, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट एक तरह से सही भी लगता है, क्योंकि ना अल्टीमेटली सारा यूनिवर्स में ब्लैक होल बनेगा, फिर अंदर ही चल जाएगा वो, फिर आप बाहर आएगा। तो ये साइकिल चलता है बेटा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के वे में सोचो तो एकदम परफेक्ट है। तो ये मतलब कंप्लीटली आइसोलेटेड ही है, जितनी एनर्जी रिलीज करी जाएगी उतनी एनर्जी वापस ली भी जाएगी, है कि नहीं। तो ये मतलब एक मतलब 0.001 जूल की एनर्जी भी कहीं वेस्ट नहीं होने वाली। हर चीज़ आप ही कहीं ना कहीं, जैसे आप खुद देख लो ना, इंसान इतनी सारी चीज़ें बनाता है, इमारतें बनाता है, जो कुछ भी बनाता है, प्लास्टिक बना दिया, ये बैग बना दिया, किताबें बना दिया, आपके कपड़े आप पहन के घूम रहे हो, है ना, ये पंखा चल रहा है, देखो ये है, ये घर वर बना दिया। अल्टीमेटली ये सारे रिसोर्सेस कहाँ से आए हैं? अर्थ से तो आए हैं। तो मास तो कंजर्व ही है, बस हमने क्या कर दिया, हमने इसको अलग फॉर्म दे दिया है, हमने इसको बस अलग फॉर्म दे दिया। अल्टीमेटली क्या आपको नहीं लगता कि ये 50 साल बाद भी ये क्वार्टर्स ऐसे रहेंगे क्या? अब सब एबेंडन कर दिए जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे सारे, इसके बदले कहीं और क्वार्टर बन जाएंगे, इसको तोड़ दिया जाएगा। हाँ भाई वो बात अलग है, ओल्ड क्वार्टर में भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब ये बेसिकली 1985 से है, 1985 से, कम ऑन है, 1985 से ये, और BSF 1985 से, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो 1985 अभी हो गया आपका 2025, तो 40 साल तो ऐसे ही हो गए, ठीक है ना। 40 तो हो चुके हैं, अब पता नहीं और कितना चला है। अब मुझे लग रहा है कलर तो फिर भी कर ही रहा है ना। चल ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपकी चलती हैं। और नॉर्मली इससे एक्सट्रीम आपके हाउसिंग भी आपने देखे होंगे ना आर्मी में, तो इससे एक्सट्रीम भी आपने देखा होगा। जो खतरनाक आप फील्ड एरिया में अगर आप कभी चले जाते हो तो वहाँ पे भी जो क्वार्टर्स होते हैं बहुत खतरनाक ही होता है ना, कि चलो बच्चों को भी एडवेंचर करवाते हैं, है कि नहीं। जैसे ये भी एडवेंचर ही चल रहा है, हाथी कभी आ जा रहा है भाग भाग के। ये भी एक्चुअली ना एक फील्ड लेवल कर देना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे भी हाथी कभी है ना भाग भाग के आ रहा है, लोगों को मार रहा है कि नहीं। सॉरी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा था क्या? अरे बाप रे, मतलब खिड़की के एकदम सामने क्या? इसके मतलब हॉल की खिड़की के सामने पार्क है, और पार्क और घर के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ पे खड़ा था। अरे बाप रे, ये तो काफी मतलब खतरनाक ही हो गया। कुछ क्वार्टर्स तो ऐसे भी जिनमें अभी तक सिंक भी नहीं है। ओए इसीलिए कल मैं गई थी ना, उधर से गुजरी थी तो वो सब गिरा हुआ था। अपने मस्ती में घूम रहे हैं, देख रहे हो। वही तो बोल रही हूँ, कुछ क्वार्टर्स तो आर्मी के ऐसे जिनमें अभी तक सिंक भी नहीं, वो नीचे बैठने वाला सिस्टम है ना, वही है। फिर वो बोलेंगे स्पेशल रिपेयर में जाएंगे, फिर वो ज्यादातर टाइल वाइल लगा देंगे और अच्छे से। कुछ क्वार्टर्स हाँ मेरे बगल वाले में भी था। मिसामारी में ज्यादातर क्वार्टर है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। भी है, किसी में बेसिक नहीं है। वही So it seems appropriate to define a quantity, the internal energy U, whose value is characteristic of the state of a system, whereby the adiabatic work WAD required to bring about a change of system state is equal to difference between the value of U in one state and that is another state del U, i.e. del U equals to, वाली होती है। हाँ सिंक बर्तन धोने वाली होती है। del U माइनस del U इक्वल्स टू del U2 माइनस U1, मतलब ये फाइनल माइनस आपका इनिशियल है बंदर, ठीक है। U2 माइनस U1 इक्वल्स टू W एडियाबैटिक, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि वर्क डन एडियाबैटिक जो है बेटा आपका वर्क डन एडियाबैटिक आपका यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी del U ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। तो हमने बोल दिया कि हाँ सर ये स्टेट फंक्शन है, तो इसने इंटरनल एनर्जी बदल के दिखा दी, है ना। बाय कन्वेंशंस ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स the positive sign expresses that WAD is positive when work is done on the system। तो यहाँ पे क्लियरली बता दो बेटा कि ये जो है बेटा W adiabatic अगर आपका ऑन द सिस्टम किया गया है तो मतलब कि उसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो मतलब इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी और ये आपका पॉजिटिव दिखेगा आपको। मतलब कि अगर W adiabatic अगर आपका
पॉजिटिव है तो मतलब समझ जाइएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, और यहां पे वही कहा गया एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। सिमिलरली इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम W एडियाबैटिक विल बी नेगेटिव, तो मतलब समझ जाइएगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हुआ बेटा, डिक्रीज, और ये आपका वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, मतलब कि यहां पे वर्क डन सिस्टम ने खुद किया है, तो मतलब कि यहां पर W एडियाबैटिक पॉजिटिव होने की जो कंडीशन बताई गई है बेटा वो ये बताई गई है कि सिस्टम जो है बेटा एनर्जी ले रहा है, या आप बोल दोगे वर्क डन इसके ऊपर में किया गया है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि सिस्टम जो है बेटा आपका सिस्टम से वर्क डन करवाया गया, सिस्टम से एनर्जी बाहर रिलीज हुई है बेटा, तो वर्क डन सिस्टम से अगर करवाया गया है तो आप याद रखिएगा कि आपका जो W एडियाबैटिक होगा वो क्या होगा बेटा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये कंडीशन आपको समझना होगा। चलिए, सो कैन यू नेम सम अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शन, है ना, कुछ और भी आपके फंक्शंस हैं स्टेट के, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपके प्रेशर आ रही है, वॉल्यूम आ रही है, टेम्परेचर आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल if we bring a change in temperature of a system from 25 degree to 35 degree Celsius, the change in temperature is plus 10 degree Celsius. Whether we go straight up to 35 degree Celsius or we cool the system for a few degree, then take the system to the final temperature. Thus T is a state function and the change in temperature is independent of the route taken. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जो टेम्परेचर है बेटा वो आपका इंडिपेंडेंट होता है रूट के, ठीक है, इसलिए वो भी आपका क्या बन जाता है बेटा, आपका स्टेट फंक्शन बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड फॉर एग्जांपल इज अ स्टेट फंक्शन। आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है बेटा पॉन्ड में वो भी एक स्टेट फंक्शन है, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ इट्स वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच वाटर इज फिल्ड इन द पॉन्ड, आइदर बाय रेन और बाय ट्यूबवेल और बाय बोथ, ठीक है। मतलब कि कोई भी आपका जो पॉन्ड है बेटा उसमें अगर पानी कहीं से भर रहा है बेटा, बारिश से भरा आपका, है ना, या फिर मान लीजिए कहीं नदी बहती हुए आ गई, या फिर आपका ट्यूबवेल से पानी आपका डाल के पॉन्ड बना दिया है, तो मतलब वो मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, वो बस वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दैट्स इट। तो उसके ऊपर में जो भी मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ रूट कहाँ से आया, इट डजंट मैटर, तो इसलिए यहाँ पर ये भी आपका स्टेट फंक्शन बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बेटा यहाँ पर आपको आपका जो है इंटरनल एनर्जी बदल के दिखाएंगे इसे हीट से, ठीक है। अब हीट के लिए तो बहुत ही सिंपल है बेटा, वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। तो आप सराउंडिंग से क्या दे सकते हो बेटा, हीट दे सकते हो, और वाइस वर्सा भी कर सकते हो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, बिना वर्क डन करे आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा, आप यहां पे दिखा सकते हो कि आपका जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है या घट सकती है, ठीक है। दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हीट बोलते हैं, ये हीट की वजह से हो रहा है। चलिए देखिए इसका एक कंडीशन ले लेते हैं, लेट अस कंसिडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन टेम्परेचर द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज बिफोर इन सेक्शन 5.14, जो कि आपने अभी किया है ना, बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हम यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, कंडक्टिंग वॉल्स ले, वहाँ पे हमने एडियाबैटिक वॉल्स लिया था, यहाँ पे हम लोग उल्टा लेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हीट का ट्रांसफर पॉसिबल हो सके। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे हीट ट्रांसफर आप समझ पा रहे होंगे, सिस्टम सराउंडिंग, है ना, इस तरह से आपका। सो वी टेक वाटर एट एग्जैक्टली तो यहाँ पे देखिए वी टेक वाटर एट टेम्परेचर टी है, हमने वाटर को टी टेम्परेचर पे ले लिया, ठीक है, इन अ कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल। आप देख सकते हैं ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल है, ये जितने भी हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी एज अ हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो पा रही है, ठीक है, अंदर बाहर जा पा रहा है। चलिए अब आगे देखिए बेटा, वी टेक वाटर एट टेम्परेचर टी इन कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। आगे देखिए बेटा, say made up of copper and enclose it in a huge heat reservoir at temperature TB, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि हमने क्या किया बेटा, कि हमने यहां पर इसको क्या किया है, मेड अप ऑफ कॉपर एंड एनक्लोज इट इन अ हीट रिजर्वियर, हमने उसको एक गर्म फर्नेस के अंदर डाल दिया या फिर एक गर्म जगह पे डाल दिया, ठीक है, जहां पे आपकी टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो टीबी हो गया, द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया, क्यों, कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, हमने कहा कि टीबी माइनस टी है। इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू इक्वल्स टू क्यू, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो क्यू पे डिपेंड करेगा, आप जितना हीट दे रहे हो। सो व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम को तो कांस्टेंट ही रखा था, आपने यहाँ पे इवन वर्क डन कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे बेटा कि हम यहाँ पे हीट देकर
भी अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं या हीट लेकर भी क्या कर सकते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं. सो बाय कन्वेंशंस ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, the Q is positive when heat is transferred from surrounding to system. मतलब मैं सराउंडिंग से किसको दे रहा हूं बेटा, सिस्टम को दे रहा हूं, तो तब मेरी क्या होगी बेटा, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, हीट मेरी पॉजिटिव रहेगी इसलिए. एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड Q is negative when heat is transferred from system to सराउंडिंग, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो ये आपके इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज को डिफाइन करता है जब हम सिस्टम से हीट को बाहर निकाल देंगे. ठीक है, तो ये कंप्लीटली आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हमने दो कंडीशन यहां पे समझे बेटा, हीट और वर्क डन से कैसे आप किसी भी सिस्टम के ऊपर इंटरनल एनर्जी का चेंज ला सकते हो. तो फिर यहाँ पे फाइनली जनरल केस आ गया. ठीक है बेटा, जनरल केस में होता क्या है बेटा कि ऑब्वियसली एक बॉडी में सिर्फ वर्क डन कर रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, या फिर एक बॉडी में सिर्फ हीट दे रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, तो हम एक बॉडी पे जनरली दोनों चीजें चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है बेटा वो ये कहता है, देखिए कि किसी भी बॉडी में बेटा अगर आपका कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर आ रहा है तो ये हीट के कारण से भी हो सकता है और ये वर्क डन के कारण से भी हो सकता है, या फिर ये दोनों को मिलाकर भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया बेटा कि इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी जो है बेटा, एनर्जी का जो चेंज है बेटा ये हमेशा हीट प्लस वर्क के बराबर होता है. ठीक है, हीट और वर्क के बराबर आपके हो सकता है. तो ये सो लेट अस कंसीडर द जनरल केस इन विच अ चेंज ऑफ अ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट. वी राइट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस केस एज del U equals to Q plus W. So for a given change in state, Q and W can be vary depending on how the change is carried out. ठीक है, कि वो change कैसे किया गया. However, Q plus W equals to del U will depend only on initial and final state. और यहाँ पे प्लीज इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहेगा. बीच में क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है. It will be independent of the way of the change is carried out. If there is no transfer of energy as heat or as work, है ना, मतलब कोई भी आपका हीट का चेंज नहीं है, कोई भी आपका वर्क नहीं हो रहा है ना, कोई भी एनर्जी आपकी नहीं हो रही, तो आपकी डेल W जीरो होगी, डेल Q भी जीरो होगी, तो तब आपका डेल U भी क्या आएगा बेटा, जीरो. और ये कब होता है बेटा, जब ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है. क्या होता है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में सब कुछ जीरो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the equation del U equals to Q plus W is a mathematical statement of first law of thermodynamics, which states that the energy of an isolated system is always constant. तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. और इवन आप इसको कह सकते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आप आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट में क्या बताया गया है, द कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, so now note there is a considerable difference between the character of thermodynamic property energy and that of a mechanical property such as volume. We can specify an unambiguous absolute value for volume of a system in a particular state but not the absolute value of internal energy. ठीक है, तो आप यहां पर कभी भी किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कभी नहीं बता सकते. ठीक है, क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहता है. ठीक है, कोई भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी कभी भी फिक्स नहीं हो सकती. ठीक है, इट ऑलवेज कीप्स चेंजिंग. सो हाउएवर वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. हम सिर्फ उसके चेंज का पता लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी कहा ना, फिक्स होती नहीं है ये बेटा. ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे बेटा कि आप इंटरनल एनर्जी का हमेशा सिर्फ चेंज निकाल सकते हो आप सिस्टम का, क्योंकि ये कभी भी क्या नहीं होता बेटा, एब्सोल्यूट नहीं होता, ये कभी फिक्स्ड नहीं होता. ठीक है बेटा, नेवर फिक्स्ड. यहाँ पे ना ये नेवर फिक्स्ड, इसीलिए आप हमेशा क्या निकालते हो, चेंज फाइंड करते हो, चेंज. ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें. चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्रॉब्लम 5.1, जैसे उसको एक बार देख लेते हैं. देखिए बेटा क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, है ना, आपको बताना है. व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव. तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल था, एकदम सिंपल था, है ना. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q amount of heat is taken out from the system and given to the surrounding, what type of wall does it have. तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे आपका ये थर्मल वॉल था, मतलब कि ये आपका कंडक्टिंग वॉल था. ठीक है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल, थर्मली
थर्मली कंडक्टिंग वॉल, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल यहाँ पे लगा था बेटा। उसके बाद यहाँ पे W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? तो ये आपका क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि क्लोज सिस्टम में आप वर्क डन भी कर सकते हो और आप इसमें आप एनर्जी भी दे सकते हो, ठीक है, हीट भी चेंज कर सकते हो। ये आपका क्लोज सिस्टम होगा। क्या होगा बेटा? क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि अभी हमने इतना तो समझ ही लिया है कि इतना तो हम बता ही सकते हैं, राइट। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, एडियाबैटिक क्लोज्ड एंड थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। बहुत बढ़िया। तो कल जो है बेटा हम लोग एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। ये इसमें एक अच्छी सी डेरिवेशन भी है जो कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।